तो लेक्चर नंबर 23A से स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा आइडियल पीएन जंक्शन करंट। ओके, तो हमारा पीएन जंक्शन है वो भी आइडियल केस में और उसकी करंट हम निकाल रहे हैं, या फिर इसको हम जब निकालेंगे तो इसको हम डायोड करंट के नाम से भी जानेंगे। तो पहले बता दें कि डायोड करंट, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं द ग्रेडियंट्स इन द माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन प्रोड्यूस डिफ्यूजन करेंट्स एंड सिंस वी आर अज्यूमिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी जीरो एट द स्पेस चार्ज एस एस। तो यहाँ पे देखो दो बात बोल रहा है कि जो ग्रेडियंट है माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन के, माइनॉरिटी कैरियर मतलब आपका एन पी वाला हो गया और पी एन वाला हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इन पी साइड और होल इन एन साइड। तो इनके ग्रेडियंट की वजह से जो हमने ग्राफ देखा है ना ऐसा वाला, ये यही वाला, तो इनकी ग्रेडियंट ये है, इसको ग्रेडियंट बोलेंगे। इसकी वजह से क्या है कि डिफ्यूज़न करंट फ्लो करेगी हमारी। तो ये हो गया कि डिफ्यूज़न करंट हमारी फ्लो कर रही है, ये साफ साफ है कि प्रोड्यूस डिफ्यूज़न करंट्स। पहला पॉइंट ये कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, और हमने ये भी एज्यूम किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एच पे जीरो है, कहाँ पे, स्पेस चार्ज के एच पे जीरो है। तो कुल मिला के क्या है कि ये जो आपका ये जो होता है डिप्लीशन रीजन, इसको स्पेस चार्ज रीजन भी कहते हैं। ओके, तो इनके एच पे जो है इस जगह पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम जीरो मान के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एक्चुअल में न्यूट्रल रीजन होते थे तो इनके अंदर तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड हम जीरो मानते थे, और यहाँ बीच में इस जगह पे मैक्सिमम होती है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम होती है। और इनके एज पे ये जो हाईलाइट में कर रहा हूँ ये जो पॉइंट है ये वाला लाइन, ऐसे इधर भी ये जो लाइन है ये एज, तो इनके एज पे स्पेस चार्ज रीजन के एज पे भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी, इधर भी और इधर भी। तो ये दूसरा पॉइंट बोल रहा है। उसके बाद ये हमने बात करी, फिर क्या कह रहा है, सो वी कैन नेग्लेक्ट एनी माइनॉरिटी कैरियर ड्रिफ्ट करंट कंपोनेंट। तो कोई भी माइनॉरिटी कैरियर का ड्रिफ्ट करंट कंपोनेंट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या बताया है, क्योंकि ये जो स्पेस चार्ज का एज है, ये स्पेस चार्ज के एज पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ज़ीरो ली है, इस वजह से कोई भी ड्रिफ्ट करंट का कंपोनेंट आपका मौजूद नहीं होगा। तो ये यहाँ पे है, डिफ्यूजन करंट का कंपोनेंट मौजूद होगा उनके ग्रेडियंट की वजह से, ये हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे सबसे पहले आया माइनॉरिटी कैरियर होल डिफ्यूजन करंट। तो माइनॉरिटी कैरियर की होल की अगर डिफ्यूजन करंट की बात करें, ओके, तो कुल मिला के क्या है कि ड्रिफ्ट करंट वाला हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना, क्योंकि वो भी माइनॉरिटी कैरियर की वजह से ड्रिफ्ट करंट फ्लो करती है जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं ना, और वो भी क्यों होता है, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होता है, वहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर का कोई रोल नहीं है। तो कुल मिला के यही बात अभी तक बोली गई है। अब हम बात करें ड्रिफ्ट करंट की, सॉरी डिफ्यूज़न करंट की। तो डिफ्यूज़न करंट माइनॉरिटी कैरियर की वजह से आपका फ्लो करेगा, ये तुमने देखा ही। तो उसी की इक्वेशन लिखी, माइनॉरिटी कैरियर होल डिफ्यूजन करंट, तो होल की वजह से होगी, तो ये आपका जेपी एक्सएल, मतलब ये पी हो गया यहाँ पे। ओके, डिफ्यूजन करंट है तो उसको जे से डिनोट किया है, तो माइनस क्यू इंटू डी पी, ये डी पी एन एक्स अपॉन डी एक्स एट एक्स इजकल टू एक्स एन। तो ये इस वैल्यू पे, मतलब इसको आप इसमें लगा दो तो आपको जो मिलेगी करंट वो आपको जे पी एक्स एन मिलेगी। ओके, बट यहाँ पे हमें ये भी पता है, इसी के अंदर ये जो पी एन है, ये आप हाईलाइट जो किया है, इसको देखो एरो को, ये जो हाईलाइट किया कि जो पी एन है, ये पी एन ही आपका डेल पी एन एक्स बन जाएगा। कैसे? इधर से देखो, बट पी एन एक्स इजकल टू पी एन नॉट प्लस डेल पी एन एक्स, इनके सम के इक्वल होता है, ये हमें पता है। बट क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं, तो ये जो पी एन नॉट का कंपोनेंट है ये एज पे हमारा जीरो है। ओके, एकदम इस एज की बात करेंगे तो ये कंपोनेंट जीरो है हमारा इसी वाले ग्राफ में। जैसे ये पी एन नॉट है, ये पी एन नॉट है, तो वहाँ पे जीरो है ये, तो एज पे जीरो है, तो इस वजह से ये आपका जीरो हो गया। और जब ये जीरो हो गया, पी एन नॉट जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो आपका ये जो केवल पी एन एक्स किसके इक्वल बचा, डेल पी एन एक्स। तो डी ऑफ ये है, डी ऑफ ये डेल बोलो या फिर डी बोलो, डी ऑफ पी एन एक्स अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है, डी ऑफ डेल पी एन एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये जो पूरी चीज़ है, ये इसको आपने ये पी एन एक्स को रिप्लेस कर दिया डेल पी एन एक्स से। तो ये तो यहाँ पे किया। अब इसमें और क्या चेंजेस कर सकते हैं, अब डेल पी एन एक्स इन टोटल हमें पता है किसके इक्वल होता है, हमने डिराइव किया ये, उसमें ई रेज टू वाले दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो आपका ई रेज टू वी ए वाई वी टी माइनस वन हो गया, एक आपका एक्स एन माइनस एक्स अपॉन एल पी हो गया। तो ये दो कंपोनेंट आपके होते हैं। तो इसी को फर्दर ले जाके सॉल्व करते हैं अब। तो ये आपका इस पूरे उसमें दो ये टर्म आए, एक ई रेज टू वाला ये, एक ई रेज टू वाला ये, डेल पी एन एक्स का है, और हमें इसी का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो हमने ये डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका क्या बन गया, ये तो पूरा कांस्टेंट है, इसमें कोई भी एक्स का टर्म नहीं है ये शुरू में, इसमें एक्स एन माइनस एक्स है। तो जब इसको करेंगे तो इसका जो कोफिशिएंट है एक्स का, इस एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस वन अपॉन एल पी, तो ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वन अपॉन एल पी। तो ये हमने कर दिया है। अब इसमें और क्या सॉल्व कर सकते हैं हम,
इसको एज इट इज़ उतार लिया। अब इसमें क्या है, एक्स एन माइनस एक्स अपॉन एल पी, बट ये पूरा डिफ्रेंशिएशन हम कर कहाँ पे रहे हैं, एक्स इजकल टू एक्स एन पे कर रहे हैं। जब आप इसमें ये चीज़ लगाओगे तो ये आपका एक्स एन माइनस एक्स एन जीरो हो जाएगा, तो ये आपका पूरी वैल्यू 1 बन जाएगी, तो ये केवल -1/LP आपको मिलेगा। तो ये जो है, ये जो पूरा आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ इसका डिफ्रेंशिएशन अपॉन डी एक्स एट एक्स इजकल टू एक्स एन पे, तो ये इजकल टू किसके है, -PN0 अपॉन LP ई रेस टू ये -1, और इसमें बस ये आपका ये जो चीज़ है ये -LP ये अलग से आ गया है। तो इसी को इक्वेशन 1 में हम यूज़ कर लेंगे। अब उसमें बाहर क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, इसी वाले इसको तो पूरे को कॉपी कर लिया यहाँ पे, ये पूरा सेम चीज़ कॉपी है ये, ओके, ये सेम चीज़ कॉपी है। इसको एरो को हटा देते हैं, हाँ, ये पूरा सेम चीज़ कॉपी है। इसमें -Q/DP अलग से मल्टीप्लाई हुआ है जब हम JP निकाल रहे हैं, JP एक्शन निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ है सेम। तो इसी को फर्दर और हमने क्या सॉल्व किया, हमने इधर Q को लिखा, DP लिखा, PN0 लिखा, LP लिखा, ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, और e रेस टू VA अपॉन VT -1 आपका अलग से बच गया। तो ये पूरा होल डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी बची। तो ये क्या है, करंट डेंसिटी है, बट किस तरह की, होल और डिफ्यूज़न टाइप वाली करंट डेंसिटी है। तो ये है, तो क्योंकि होल की वजह से तो ये JP और XN डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी है। तो एट एक्स इजकल टू एक्स एन पे निकाली, इसलिए XN, ये आपकी पूरी इक्वेशन आई। तो ये आपकी होल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी आई। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी भी होगी, और एक्चुअली में ये माइनॉरिटी कैरियर होल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी है। जैसा कि नेक्स्ट हेडिंग में ये आपको क्या लिखा है, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। तो ये आपका पूरा नाम ये है इसका, क्योंकि एक्चुअल में ये हम किसकी वजह से निकाल रहे हैं, होल ऑन एन साइड, और ये नेक्स्ट वाली जो हेडिंग है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड, ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, और क्योंकि पी साइड देखो ये क्या है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से है ये वाला, तो ये क्या है आपका होल ऑन एन साइड। हम ये जो निकाल रहे हैं करंट, डिफ्यूजन करंट, ये कहाँ निकाल रहे हैं, एन साइड में, इसीलिए इसको एक्सन लिया है। ये निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पी साइड में माइनॉरिटी कैरियर है, इसीलिए यहाँ पे -XP लिया है, तो ये रीज़न है। तो इसमें सेम वही QDN, और इसमें DNP x अपॉन DX, सेम वही प्रोसेस कि ये NPX तो एक्चुअल में आपका किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, NP0 और डेल NPX, ये चीज़ हो गई 0, तो ये पूरा क्या बच गया, केवल डेल NPX बच गया, सेम प्रोसेस। तो अब हमें इसका डिफरेंशिएशन ना करके, NPX का डिफरेंशिएशन ना करके, डेल NPX का डिफरेंशिएशन करना है। अब डेल NPX आपको पता है कि NP0 एक अलग टर्म हो गया, ई रेस टू एक ये टर्म, ये अलग अलग हो गए। अब क्योंकि इसका पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, तो केवल ये आपका x है, तो इसका क्वेश्चन 1/ln, तो इसका ये 1/ln मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/ln मल्टीप्लाई हो गया। और क्योंकि x इजकल टू -XP पे आपको निकालना है, तो देखो यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे आप जब रख दोगे तो XP -XP 0 दे देगा, और ये पूरा टर्म आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा, ये पूरा टर्म 1 दे देगा, तो ये तो टर्म गायब हो गया। सेम प्रोसेस जो ऊपर फॉलो हुआ था, तो वही चीज़ हो गई कि d डेल NPX अपॉन DX एट x इजकल टू -XP पे, ये जब निकाल ले हो तो ये आपका NP0 अपॉन ln, ओके, और ई रेस टू VA बाई VT -1, तो इसके इक्वल हो गया ये आपका। अब ये फर्दर और सॉल्व कर लो, इसी को उठा के हम रख देंगे कहाँ पे, अपनी JN -XP वाली इक्वेशन में, और उसमें अलग से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, येलो में हाईलाइट किया है, Q/DN अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी इसको पूरे को कॉपी करना है। तो NP0 अपॉन ln आ गया, और ये पूरी क्या आ गई, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, ओके, माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। तो इक्वेशन 3 और 4 इंपॉर्टेंट है। एक आपका इक्वेशन क्या है, J आपका P और XN, ओके, और एक इक्वेशन आपका ये है, उसमें क्या है, ये DP हो गया, ये LP हो गया, ये आपका PN0 हो गया, और बाकी ये सेम ही हो गया, ई रेस टू VA बाई VT और -1, तो ये तो सेम है। बाकी यहाँ क्योंकि ये JP है तो इसलिए DP LP है, यहाँ JN है इसलिए DN LN है, तो ये चीज़ याद रखेंगे, ओके। ये दोनों इक्वेशन आ गई आपकी ना। टोटल करंट डेंसिटी की बात करें तो दोनों को जोड़ दो, टोटल निकालना है तो आप ये JPXN और JN -XP को जोड़ दो, ओके। तो ऐड कर देंगे, जब ऐड कर देंगे तो इसमें ये टर्म तो कॉमन आ गया, ई रेस टू ये वाला, ये टर्म तो कॉमन आ गया, ई रेस टू VA बाई VT अपॉन -1। तो हम अब क्या करेंगे, QDP PN0 अपॉन LP प्लस QDN NP0 अपॉन ln, इनको एक साथ लेंगे, और इसी पूरे टर्म को, मतलब यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो इक्वेशन निकलेगी वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पूरे चीज़ को हमने क्या लिख दिया, केवल JS मान लिया है। JS को क्या माना है, रिवर्स सैचुरेशन करंट डेंसिटी माना है, ओके। J का मतलब तो अभी करंट डेंसिटी चल रहा है, तो इस पूरे को ये मान लिया, तो ये क्या निकला, J इजकल टू JS,
और इंटू ई रेज टू वी अपॉन वी टी माइनस 1, टोटल करंट डेंसिटी थ्रू द पी एन जंक्शन निकली। बट अब ये हमें करंट भी निकालनी होगी, तो ये तो हमने चलो निकाल ली, और यहाँ पे ये हमने अलग से लिख दिया कि हियर जे एस इजकल टू ये, ठीक है, जे एस इजकल टू ये। अब जे क्या होता है, आई बाई ए होता है, मतलब अगर हमें जे पता है तो आई कैसे निकालेंगे, जे इंटू ए कर देंगे, तो इसमें अगर एरिया मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका आई निकाल लेगा। तो ये क्या है, जे इजकल टू, तो यही है सिंपल जे एस और जे एस इंटू ये। तो अब इसमें क्या करेंगे, आई निकालने के लिए ए को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका बचा अलग से, तो ये जो ए इंटू जे एस है यही आपका आई एस है। ओके, तो ए इंटू जे एस ही आपका आई एस है, ये देखो ये आई एस है, ये अलग से जो ये यहाँ पे सर्कल में आई एस। तो ये जो सेम क्यू डी पी पी एन नॉट अपॉन एल पी प्लस क्यू डी एन एन पी नॉट अपॉन एल एन था, तो इसमें अगर ए मल्टीप्लाई कर दो तो वो आई एस बन जाएगा, और ये पूरा जे एस था, तो ये बन गया। तो अब आपने अगर जे की इक्वेशन निकाल ली ना ऊपर, ये वाली, ये जे की इक्वेशन ये वाली निकाल ली है, तो बिल्कुल सेम आपका आई की इक्वेशन भी होगी, वहाँ आई इजकल टू आई एस कर दो, यहाँ जे इजकल टू जे एस कर दो। ओके, तो ये आपका आई इजकल टू आई एस ई रेज टू वी अपॉन वी टी माइनस 1, ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डायोड इक्वेशन इसी को कहते हैं। करंट फ्लोइंग थ्रू द पी एन जंक्शन, कितनी करंट पी एन जंक्शन से फ्लो करेगी वो कौन बताएगा, वो ये इक्वेशन बताएगी। यहाँ पे आपको वी ए पता होना चाहिए, और वी टी तो आपको पता ही है 25 मिली वोल्ट या फिर 26 मिली वोल्ट, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। ओके, ये चीज़ हो गई। आई एस रिवर्स सैचुरेशन करंट है। थोड़ा सा आई एस के बारे में और देख लेते हैं। उसके पहले नेक्स्ट कुछ पॉइंट देखते हैं आई एस को एग्जामिन करने से पहले। वैसे तो आई एस हमें पता है कि ए इंटू और ये पूरा जो टर्म है ये आपका जे है, जे एस है। ओके, तो ये वाला पूरा टर्म जो ग्रीन में ये जे एस है। अब यहाँ पे पी एन नॉट किसके इक्वल है, एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी के इक्वल है, और एन पी नॉट किसके इक्वल है, एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए के इक्वल है। ये हम पहले देख चुके हैं, तो इन्हीं का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो इसमें जो ये पी एन नॉट है और ये जो एन पी नॉट है, तो इनको रिप्लेस कर देंगे किससे, एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए से और एन आई स्क्वायर अपॉन एन डी से, इनसे रिप्लेस कर देंगे। तो कुल मिला के क्या है कि ये आपका अलग चल रहा है, ये तो गलत है, तो ये आपका चल रहा है आई एस इजकल टू ए इंटू क्यू। तो ए इंटू क्यू इंटू एन आई स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, जिसको मैंने इसका हाईलाइट कर दिया है ब्लू से, और आई एस इजकल टू अंडर डी पी अपॉन एल पी इंटू एन डी प्लस डी एन अपॉन एल एन इंटू एन ए, ये आपका बच जाएगा। तो ये आई एस जो हमने निकाली है एक्चुअल में, मतलब ये एक्चुअल में क्या है कि ए इंटू है तो जे एस ही, ए इंटू जे एस, पर उस जे एस को थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है हमने। ये आपका रिवर्स सैचुरेशन करंट है आई एस, या फिर आई ओ भी बोल सकते हैं, और आपका थर्मली जनरेटेड करंट भी बोलते हैं, या फिर लीकेज करंट भी बोलते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिलिकॉन के ये जो लीकेज करंट होती है, ये सिलिकॉन की लीकेज करंट होती है वो काफ़ी लेस होती है एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम। इसलिए सिलिकॉन में कुछ कमियां भी होती हैं, बट फिर भी हम सिलिकॉन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू जर्मेनियम। जर्मेनियम की कंपैरिजन में सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसकी लीकेज करंट काफ़ी कम होती है। ओके, तो इसी को हम रिवर्स सैचुरेशन करंट, लीकेज करंट, थर्मली जनरेटेड करंट भी बोलते हैं। फिर आता है ए, आपका इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ऑब्वियसली बात है डिवाइस का या जंक्शन का एरिया है आपका। नेक्स्ट देखते हैं आई वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल पी एन जंक्शन। तो आइडियल पी एन जंक्शन को समझना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये आपका कैथोड हो गया, इसको के से डिनोट करते हैं, ये एनोड वाली साइड हो गई, ए से डिनोट करते हैं, और आपका कैथोड आपका नेगेटिव होता है, एनोड आपका पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से पी वाली साइड को इस एनोड बोला है और एन वाली साइड को कैथोड बोला है। आपका फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो करेगी, और इतना यहाँ पे वोल्टेज होना चाहिए फॉरवर्ड बायस में। तो ये आपने इसका डायग्राम बनाया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, ये डायग्राम आपका सिंबल आया कैसे। तो ये जो पहला डायग्राम यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है, ये जिसमें केवल एरो है, तो इसको बनाते कैसे हैं कि मतलब हमेशा कोई फिक्स नहीं होता कि एरो किधर से किधर है, हमेशा एरो एनोड से कैथोड की तरफ बनाएंगे। ये एरो है मान लो छोटा सा, तो ये एरो ये शो कर रहा है कि करंट एनोड से कैथोड की तरफ आपका जा रही है। ये करंट आई तो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है, तो इससे सिंबल बना। बट इसमें ये तो फॉरवर्ड बायस के केस में है कि फॉरवर्ड बायस। अब इसी में रिवर्स बायस का केस अगर सिंगल बनाएंगे, इसका क्या मतलब है, ये केवल ये लाइन क्या शो कर रही है कि अगर रिवर्स बायस होगा तो ये एज अ बैरियर काम करेगा, और ये एज अ बैरियर काम करेगा, करंट फ्लो नहीं कर पाएगी। और इन्हीं दोनों केस को अगर आप जोड़ दो, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस केस को जोड़ दो, तो आपका सिंबल क्या निकल के आएगा, आपका सिंबल ये निकल के आएगा जो डायोड का सिंबल होता है। तो इस तरीके से ये हमें सिंबल यहाँ पे मिला है। ओके, ये बैरियर को शो कर रहा है और ये आप करंट की डायरेक्शन को शो कर रहा है।
तो ये आपका डायोड का सिंबल हो गया। अब आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक तो सिंपल होती है, इधर आई है या फिर जे है, इधर आपका वी ए है, तो इधर तो आपका ये एक्सपोनेंशियली ऐसे इंक्रीज करेगा, और इधर क्या होगा आपका थोड़ा सा ऐसे समय के संग मतलब वी के संग आपका करंट फ्लो करेगी, रिवर्स सैचुरेशन करंट, फिर वो आपका कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। फिर ये करंट की वैल्यू जो आई नॉट या आई एस है वो कांस्टेंट हो जाएगी, फिर उसमें चेंज नहीं आपको देखने को मिलेगा। ये आइडियल डायोड की बात हो रही है, नॉट प्रैक्टिकल, ओके। उसके बाद इसमें सिंपल से केस है कि भाई फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि वी ए आपका ग्रेटर देन जीरो है, और आई क्या हो गई, आई एस ई रेज टू वी ए बाई वी डी -1। तो एक्चुअल में क्या है कि ये लगभग किसके इक्वल हो गई, आई इक्वल टू आई एस ई रेज टू वी ए बाई वी डी के इक्वल हो गई, क्योंकि अगर ये जो वैल्यू है ये काफ़ी बड़ी है, अगर वी ए ग्रेटर देन जीरो है मतलब वी ए पॉजिटिव है तो ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है एज़ कम्पेयर टू 1, ये 1 से काफ़ी बड़ी है, तो ये 1 को नेगलेक्ट कर दो इस वाले को। अगर रिवर्स बायस कर रहे हो आप तो इसको आप आई को माइनस आई एस भी लिख सकते हो, कैसे वो समझते हैं, आई इक्वल टू आई एस ई रेज टू वी ए, ये माइनस वी ए हो जाएगा, माइनस वी अपॉन वी टी -1, तो ये आपका 1 अपॉन हो जाएगा। जैसे मान लो कि वी ए -10 वोल्ट है एग्जाम्पल, तो ये ई रेज टू -10 अपॉन समथिंग हुआ, तो ये कुल मिला के ये वैल्यू, क्योंकि ये 1 अपॉन ई हो गया, ये 1 अपॉन ई हो गया, अब इसकी पावर में कुछ, ये पूरी वैल्यू जीरो की इक्वल हो गई, तो ये -1 तो आपका बचेगा ही बचेगा। मतलब यहाँ पे हमने -1 को नेगलेक्ट किया है फॉरवर्ड बायस में, और यहाँ पे हम इसके जो पहले टर्म में -1 के उसी को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ये आई इक्वल टू माइनस आई एस बच गया, और यहाँ पे आपका आई इक्वल टू आई एस इंटू ये बच गया। केवल सिंगल टर्म है दोनों में, ये याद रखेंगे कि सिंगल टर्म ही आपका बच रहा है डायोड इक्वेशन से, डायोड मतलब करंट इक्वेशन से। और ये कैसे बच रहा है इधर एग्जाम्पल से भी बता दिया। सो वी ऑब्जर्व दैट इन रिवर्स बायस करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, रिवर्स बायस में करंट जो फ्लो कर रही है एन टू पी साइड में अपोजिट टू द फॉरवर्ड बायस करंट। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझने की, रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो कर रही है आई इक्वल टू माइनस आई एस, ये माइनस आई एस क्या दिखा रहा है, माइनस कि वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, कि फॉरवर्ड बायस में जब करंट जो फ्लो करेगी तो रिवर्स में उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, ओके। एंड दिस करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज। और यहाँ पे आप एक चीज़ बहुत ध्यान वाली देखनी है आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप आई को माइनस आई एस लिख रहे हैं, आप इसमें ये देखो कि कहीं भी यहाँ पे वी ए है ही नहीं, तो ये जो आई है रिवर्स वाली आई है रिवर्स बायस की, ठीक है, तो रिवर्स बायस वोल्टेज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। मतलब रिवर्स बायस वोल्टेज यहाँ पे मान लो वी आर होगा, हमेशा वी आर को लेते हुए चल रहे थे, वी ए तो फॉरवर्ड बायस के लिए है, तो इसमें कहीं भी वी आर मौजूद नहीं है ना, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है वोल्टेज से। यही इसका ग्राफ भी शो करता है, ये देखो ग्राफ कि थोड़ा सा समय के संग बढ़ी, इधर वी ए, ये एक्सिस पे वी ए, फिर वो कांस्टेंट हो गई, तो वो डिपेंड नहीं कर रही वी ए की वैल्यू पे कि वी ए या फिर वी आर कितना है, उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। इसको मैं साथ में वी ए और वी आर भी लिख देता हूँ, तो उस पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो इस पर डिपेंड कर रही है कि आपने मतलब रिवर्स बायस किया है कि नहीं। रिवर्स बायस किया है तो थोड़ी देर बाद वो माइनस आई एस के इक्वल हो जाएगी, और आई एस एक कांस्टेंट वैल्यू है, ओके। तो ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा और देखा है, यहाँ पे हमने क्या बात करी है कि एक तो ये मतलब खुद बता रहा है, पॉइंट है कि चूज एन डी एंड एन ए सच दैट, आपको एन डी और एन ए की वैल्यू को इस तरीके से चूज़ करना है, इस तरीके से चूज़ करना है, मतलब आपको खुद तो डोपिंग करनी है ना। जब आप पी एन जंक्शन बनाते हो तो पी साइड और एन साइड कैसे कैसे बनेंगे उनकी डोपिंग आप खुद करते हो चूज़ करके। तो आपको ऐसे डोपिंग करनी है कि जो विद है जंक्शन की टोटल, ये देखो ये विद है, ये विद है जंक्शन की, ये टोटल विद आपका एल पी और एल एन दोनों से कम रहे, मतलब एल पी एल एन इधर वाली साइड की जो विद होंगी ये, तो ये जो जंक्शन की विद है ये कम रहे, मतलब ये जंक्शन इतना कम रहे, तो ऐसे आपको डोपिंग करनी है, ये याद रखना है आपको, ओके। दूसरा क्या कह रहा है कि इस जगह पे रिकॉम्बिनेशन मान लो हो रहा है, तो रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे रिकॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल में हमने होल को इंजेक्ट किया है, मतलब जैसे ये पी साइड हुआ करता था, ये एन साइड हुआ करता था, तो हमने क्या देखा ऊपर कि हमने इंजेक्ट किया है, यहाँ से होल को ले जाके इधर इंजेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर कर दिया, तो हमने इंजेक्ट किया। अब यहाँ पे हमने होल को इंजेक्ट किया, तो यहाँ पे जो एन साइड में होल आए वो कैसे हैं, माइनॉरिटी होल है, और वो यहाँ के मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सेस कैरियर मौजूद होंगे इस जगह पे, जहाँ पे जस्ट आपने इंजेक्ट किया है, तो यहाँ पे एक्सेस कैरियर मौजूद होंगे, तो इस वजह से रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट पे भी पी साइड में, क्योंकि यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट किए हैं जो कि माइनॉरिटी कैरियर है, तो वो यहाँ के मेजोरिटी कैरियर होल से रिकम्बाइन करेंगे, तो इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा। देखिए याद करने वाली बात है कि रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे मैक्सिमम होगा इन पॉइंट पे, और फिर वो घटता जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से आपको शो कर रहा है डायग्राम।
ओके, ये तो फिर बता रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन किया हमने। ओके, ये तो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन ये इधर से इधर किया है, ये इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन है और ये होल का इंजेक्शन है। ये एरो, ये येलो वाले ये बता रहे हैं, उसको फिलहाल छोड़ते हैं। मतलब कुल मिला के आपने ये देखा कि हाँ यहाँ पे हमने इंजेक्शन किया है, ठीक है, माइनॉरिटी कैरियर का। मतलब माइनॉरिटी कैरियर कैसे, हमने अगर होल इंजेक्ट किए इधर तो ये एन साइड है, एन साइड में होल माइनॉरिटी कैरियर ही होंगे। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा होल है, फिर वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, मान लो ये पूरा एक सेमीकंडक्टर बार है इतना, ये ऐसे बार है और उसके ये बीच में ये आपका जंक्शन है, ये पी साइड है, ये एन साइड है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे नंबर ऑफ होल आपको कम मिलेंगे। मतलब एन साइड में होल तो माइनॉरिटी कैरियर है और वो भी आपने इंजेक्ट किए हैं इस वजह से मौजूद है, वो कम मिलेंगे। ऐसी पी साइड में जैसे जैसे आप इधर आगे बढ़ते जाओगे तो आपको ये, इसीलिए ये ऐसा कर्व है कि आपको इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे, जो कि ऑलरेडी माइनॉरिटी कैरियर है, नॉट मेजॉरिटी कैरियर। तो ये कर्व आपको इस चीज़ को दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पे I = I0 e⁻V अपॉन, यहाँ पे हम ईटा को यूज़ करते हैं, जो कि आपका आइडियलिटी फैक्टर भी होता है, जिसको भी हम डिराइव करेंगे। ओके, उसका क्या यूज़ है उसको देखेंगे अभी। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपका इस्तेमाल हो रही है। I = I0 e⁻V अपॉन VT -1, ये तो आपका डायोड इक्वेशन है ही, बट इसमें हमने ये अलग से डाला हुआ है ईटा। तो इसको अब देखेंगे इसका क्या मतलब होता है। ओके, आगे देखते हैं डेरिवेशन फ्रॉम द आइडियल थ्योरी। आइडियल थ्योरी से कुछ डेरिवेशन देखते हैं कि रिकॉम्बिनेशन एंड जनरेशन इन द ट्रांजिशन रीजन। तो ट्रांजिशन रीजन एक तो होता है, ट्रांजिशन रीजन में डिप्लीशन रीजन, स्पेस चार्ज रीजन, उसी के अलग अलग नाम है। वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन और जनरेशन आपका कैसे कैसे हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन तो समझ में आया, जनरेशन भी देखते हैं। ओके, तो ये काफ़ी थ्योरी टाइप का है और इसको भी थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो यह आपका लगभग जाएगा और 3-4 पेज। तो 23A पूरा इसी में निपटाते हैं। ये हम क्या देख रहे हैं, डेरिवेशन फ्रॉम द आइडियल थ्योरी, जिसमें रिकॉम्बिनेशन और जनरेशन को देख रहे हैं ट्रांजिशन रीजन में। तो इसको स्टार्ट करते पढ़ना इस हेडिंग के अंदर। तो व्हेन अ जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, ओके द ट्रांजिशन रीजन कंटेन्स एक्सेस कैरियर्स ऑफ बोथ टाइप्स। तो ट्रांजिशन रीजन जो होता है उसके अंदर एक्सेस कैरियर दोनों तरीके के होते हैं। ट्रांजिशन रीजन मतलब वही डिप्लीशन रीजन, बीच का जो ये आपका एरिया है, ये वाला। ओके, इसके मतलब इसके अंदर एक्सेस मतलब इलेक्ट्रॉन भी बहुत है और होल्स भी बहुत है। ओके, विच आर इन ट्रांजिट फ्रॉम वन साइड ऑफ द जंक्शन टू द अदर अनलेस। तो वो क्या है, वो ट्रांजिट में है, मतलब वो ट्रांजिशन फेज में है, मतलब उसको क्रॉस करके जा रहे हैं। मतलब उनका कहने का मतलब है कि इधर से जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है और होल इधर से इधर जा रहा है। तो जब जा कहाँ से रहे हैं, जा तो इसी से रहे हैं, ये जो आपका डिप्लीशन रीजन है। तो जब इससे जा रहे हैं तो वो ट्रांजिशन में है। तो एक टाइम ले लो, मान लो T1 कोई भी टाइम है, तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ये जो बीच का एरिया है, तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बहुत सारे होल्स भी होंगे। तो यही वो कहना चाह रहा है कि ट्रांजिशन में है, लेकिन कब तक, अनलेस द विथ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड विद द कैरियर डिफ्यूजन लेंथ Ln एंड Lp। तो Ln और Lp जो है कैरियर डिफ्यूजन लेंथ है, उनसे कंपेयर करेंगे जब तक आपका विथ जो होगी डिप्लीशन रीजन की कम होगी इनसे। जब ये विथ ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब वो बीच में ही रिकम्बाइन हो जाएंगे। मतलब कि इसकी विथ कम होनी चाहिए Ln और Lp से, जो कि हमने पहले भी देखा था। ये देखो, ये पॉइंट हमने यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि W जो आपका है Ln और Lp से कम होना चाहिए, तभी ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल होगी। और हमें Nd और Na को उसी तरीके से चूज़ करना है कि W Ln और Lp से कम हो। ओके, उसके बाद सिग्निफिकेंट रिकॉम्बिनेशन कैन टेक प्लेस विद इन डिप्लीशन रीजन एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ दिस रिकॉम्बिनेशन करंट इज ओके। तो सिग्निफिकेंट रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है इन डिप्लीशन रीजन, मतलब डिप्लीशन रीजन के अंदर ही हो जा रहा है। मतलब एक्चुअल में क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन को एक साथ, जैसे ये है, ये साइड से इधर भेज रहे हो, होल को इधर से इधर भेज रहे हो, बट वो जाएगा तो डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके, पर बहुत सारे जो पेयर है इलेक्ट्रॉन होल के, वो वहीं पर रिकम्बाइन हो जा रहे हैं। लेकिन इसका एक्यूरेट कैलकुलेशन जो है, कितने रिकॉम्बिनेशन हो रहा है डिप्लीशन रीजन के अंदर, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है।
ओके, एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ दिस रिकॉम्बिनेशन करंट इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द फैक्ट दैट द रिकॉम्बिनेशन रेट जो है, जो रिकॉम्बिनेशन रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फैक्ट क्या कह रहा है वो अब लेते हैं। मतलब यहाँ पे कुल मिला के ये तो हमने समझ लिया कि रिकॉम्बिनेशन करंट निकालना मुश्किल बहुत है, डिप्लीशन रीजन के अंदर कितना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो पता करना मुश्किल है। तो अब क्या कह रहा है कि रिकॉम्बिनेशन रेट विच डिपेंड्स ऑन द कैरियर कंसंट्रेशन वेरीज विद पोजीशन विद इन द ट्रांजिशन रीजन। तो जो रिकॉम्बिनेशन रेट है जो कि कैरियर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये पूरा ये जो W है ये पूरा W है, ठीक है, विद है इसके ट्रांजिशन रीजन की या डिप्लीशन रीजन की। तो इसमें जो कैरियर कंसंट्रेशन है वो बदल रहा है, मतलब आपको पता नहीं इस जगह पे कितना होगा, इससे आप आगे बढ़े तो इस जगह कितना होगा, और आपको पता नहीं है, ये वेरी है। यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो वेरिंग रिकॉम्बिनेशन है, ओके, वेरिंग रिकॉम्बिनेशन है विद रेस्पेक्ट टू विद या लेंथ। ओके, तो ये चीज़ है, ये वेरिंग रिकॉम्बिनेशन है, इस वजह से यहाँ पे एक्यूरेट कैलकुलेशन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ओके, कैरियर कंसंट्रेशन वेरीज विद पोजीशन के संग वेरी कर रहा है विद इन द ट्रांजिशन रीजन। एनालिसिस ऑफ द, ठीक है, उसके आगे एनालिसिस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन shows that the current due to the recombination within the depletion region increases with the forward bias according to approximately। तो ये इसका एनालिसिस हम अगर कर भी रहे हैं, वैसे तो एक्यूरेट यहाँ पे निकालना मुश्किल है, बट फिर भी वो कह रहा है कि अगर आप एनालिसिस कर भी रहे हो रिकॉम्बिनेशन का, तो वो क्या दिखा रहा है कि जो करंट जनरेट हो रही है रिकॉम्बिनेशन की वजह से डिप्लीशन रीजन के अंदर वो बढ़ रही है फॉरवर्ड बायस के संग, वो करंट बढ़ेगी किसके संग, फॉरवर्ड बायस के संग। और किस रेट पे बढ़ेगी, अकॉर्डिंग टू अप्रॉक्सीमेटली ई रेज टू वी ए अपॉन 2VT-1। यहाँ पे जो हमने ईटा की बात करी थी वो उसको 2 हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे जो करंट का फार्मूला वो कुछ इस तरीके से है, इस रेट से वो बढ़ेगी। ओके, डिप्लीशन रीजन के अंदर आपके रिकॉम्बिनेशन की वजह से। दूसरा, ऑन द अदर हैंड, अब बिल्कुल अलग केस लेते हैं कि करंट ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन इन न्यूट्रल रीजन इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू, और जो न्यूट्रल रीजन कौन से आपको पता है, ये बीच का डिप्लीशन रीजन है, ये P है, ये N है, तो ये जो N और P ही हैं यही आपके न्यूट्रल रीजन है। यहाँ पे किस तरीके से बढ़ेगी रिकॉम्बिनेशन, यहाँ पे भी होगा कुछ। ओके, तो यहाँ कैसे बढ़ेगी, ई रेज टू V/VT-1। तो यहाँ पे जो ईटा है उसको हमने 1 इस्तेमाल किया है, और यहाँ इसके बीच में मान लो यहाँ पे 2, इसलिए मैंने 2 टिक किए, यहाँ पे 1 टिक है। आप इससे याद रखोगे, याद रखने का तरीका, यहाँ पे 1 टिक है, यहाँ पे 2 टिक है। 2 टिक का मतलब है यहाँ पे 2 ईटा को 2 हमने यूज़ किया है, और बाकी जगह न्यूट्रल रीजन में 1 यूज़ किया है। तो इस रेट से, इस ऑर्डर से आपकी रिकॉम्बिनेशन की वजह से करंट बढ़ रही है। ओके, तो रिकॉम्बिनेशन क्या हो रहा है कि इधर से आपके P से होल इधर जा रहे हैं, इसको क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं। बट समझो कि बहुत सारे रिकॉम्बिनेशन तो बीच में ही हो जा रहा है, बट कुछ रिकॉम्बिनेशन इधर भी हो रहा है, कुछ इधर भी हो रहा है, न्यूट्रल रीजन में भी हो रहा है, बीच में भी हो रहा है। हैंस द डायोड करंट इक्वेशन कैन बी मॉडिफाइड टू इंक्लूड दिस इफेक्ट बाय इंक्लूडिंग द पैरामीटर ईटा। तो जो डायोड करंट इक्वेशन है हमारी, तो इस इफेक्ट को वो इंक्लूड कैसे करेगी, तो उसी वजह से, मतलब इस इफेक्ट को हमें इंक्लूड कराना था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उसी वजह से हमने यहाँ पे इसको मॉडिफाई करके इसमें ईटा इंक्लूड करा दिया। तो ये जो ईटा आया है इसी वजह से आया है, तो इसी से हमें समझ में आया कि ईटा हमारा कहाँ से आया है। तो ईटा हमने इंक्लूड करा दिया इस डायोड इक्वेशन में, करंट इक्वेशन में, और ईटा 1 होगा जर्मेनियम के लिए और 2 होगा सिलिकॉन के लिए। इसको हम आइडियलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। और आपका ईटा वैसे भी क्या अलग अलग 2 वैल्यू रखता है, आपका 1 हो गया न्यूट्रल रीजन के लिए, और ये आपका डिप्लीशन रीजन के लिए हो गया 2। ओके, डिप्लीशन रीजन के लिए ईटा की वैल्यू 2 हो गई। तो ये आपने आइडियलिटी फैक्टर डाला। अब बात कर रहे हैं कि इफ़ इन द क्वेश्चन ईटा वैल्यू इज़ नॉट, अगर आपको ईटा वैल्यू बिल्कुल कभी गिवन नहीं है तो आप हमेशा उसको 1 ले लो, मतलब लो ही, मतलब कुल मिला के यही लॉजिक हुआ, 1 का मतलब है ही नहीं, तो आप उसको 1 ले लो। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट, कि टेम्परेचर की वजह से क्या इफेक्ट आपका आ रहा है। तो यहाँ पे हमने I=IS(VA/VT-1) लिखा। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि Ni² को इंक्लूड कराया। तो ये हम देखो इसी तरीके से हाईलाइट किया कि IS= मतलब इस पूरे फॉर्मूले में केवल IS का एनालिसिस कर रहे हैं, IS=AQ_Ni² और dP/LP/ND, ये पूरा हमने निकाला था। अब यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ से Ni² को उठा के एनालाइज किया कि Ni² किसके इक्वल होता है, A0 T³ e⁻⁻⁰ ये फॉर्मूला आपका चैप्टर 1 के अंदर से आता है। ओके, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर आप Ni को बढ़ाओगे तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, या फिर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो आपका Ni बढ़ेगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो यही रिलेशन यहाँ पे लिखा गया है, तो ये इससे प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि IS आपका टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, लेस फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द सेम डायोड करंट, मतलब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज आपको अब कम चाहिए उतनी ही डायोड करंट के लिए। मतलब कुल मिला के क्या कहना चाहता है, या तो उतनी ही डायोड करंट के लिए आप फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को बढ़ा दो या टेम्परेचर को बढ़ा दो, कोई भी एक चीज़ को बढ़ा दो, तो दोनों में से किसी एक को बढ़ाओगे तो आपको उतना ही डायोड करंट मिलेगी, अगर दोनों को बढ़ाओगे और ज़्यादा डायोड करंट मिलेगी। तो सेम डायोड करंट के लिए अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को अब आपको ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द वोल्टेज इज हेल्ड कांस्टेंट, अगर वोल्टेज को कांस्टेंट रख लो तो डायोड करंट बढ़ेगी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे। मतलब आपने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया, अब आप जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे डायोड करंट आपकी बढ़ती जाएगी। और आगे, द चेंज इन फॉरवर्ड बायस करंट विद टेम्परेचर इज लेस सेंसिटिव देन द रिवर्स सैचुरेशन करंट। बट इसमें जो चेंज होता है फॉरवर्ड बायस करंट में विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये थोड़ा कम सेंसिटिव होता है एज कम्पेयर टू रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो आपका जो फॉरवर्ड बायस करंट होगी तो वो उतना चेंज नहीं करेगी, बट जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है IS वो आपका ज़्यादा चेंज कर जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है IS प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू NI और स्क्वायर। तो ये इस तरीके से है, क्योंकि IS NI स्क्वायर पर डिपेंड करती है और NI स्क्वायर टेम्परेचर क्यूब पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर क्यूब है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर क्यूब रिलेशन आ गया। तो IS जो है रिवर्स सैचुरेशन करंट वो ज़्यादा ही टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, ये कंक्लूजन निकला इसका। आगे देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ IS का टेम्परेचर डिपेंडेंस या फिर I0, एक ही बात है, IS I0 का कैसे होता है। सेम फार्मूला हमने लिखा, NI स्क्वायर को हमने लिखा, NI स्क्वायर इसके इक्वल है, ये आपने पूरा लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से NI स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू T क्यूब आ गया, तो इसी को उठा के NI स्क्वायर की जगह हमने इस पूरी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया, A0 T क्यूब समथिंग समथिंग ये पूरा। अब इसको मॉडिफाई किया तो ये आपका कैसा बन गया, IS इक्वल टू K, तो इसको हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखा, मतलब यहाँ पे जो T क्यूब है इसको T की पावर -m करके लिखा है, सॉरी m करके लिखा है +m, ओके। और ये जो पूरा A इंटू क्यू इंटू A0 है इसी को हमने K कर दिया, ओके, इसको K कर दिया, बाकी तो e⁻⁻ अपॉन ईटा KT है, यहाँ पे ईटा भी इंक्लूड करा दिया हमने, ओके। और ये जो चीज़ पूरी ब्रैकेट के अंदर है इसी को हमने K के अंदर डाल दिया है, तो ये सब तो कांस्टेंट में चला गया। तो यहाँ से क्या है कि K जो है वो आपका क्या बता रहा है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है, मतलब वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो जितनी चीज़ यहाँ पे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थी उस सबको उठा के हमने कहाँ डाल दिया, K के अंदर डाल दिया, जितनी भी चीज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थी। उसके बाद वैल्यूज ऑफ ईटा M एंड EG0 डिपेंड्स ऑन द मटीरियल, तो ये तीनों जो वैल्यू हैं आपकी कौन कौन सी, एक तो आपका ये M हो गई, एक आपका ईटा हो गई, एक आपका EG0 हो गई, किस पे डिपेंड करती है, मटीरियल पे डिपेंड करती है। तो जर्मेनियम के लिए M की वैल्यू आपकी 2 है, मतलब M क्या है, T की पावर M, तो वो T स्क्वायर हो गया। सिलिकॉन के लिए T की पावर 1.5 हो गया। ऐसे ईटा 2 है सिलिकॉन के लिए, जर्मेनियम के लिए 1 है, और EG0 0.785 है। तो जो आपका कटिंग वोल्टेज निकलता है ना जर्मेनियम के लिए 0.7, वो यहीं से निकलता है, 0.785 कोई शॉर्ट में 0.7, और ये आपका EG0 1.21, यही इसी को हमको 1.2 या फिर 1.1 भी ले लेते हैं सिलिकॉन के लिए। तो इसी फॉर्मूले में अब हम क्या लेंगे, ये जो ऊपर फॉर्मूला है ये वाला IS इक्वल टू ये, तो इसको उठा के नीचे हम एग्जामिन करेंगे। IS इक्वल टू K T की पावर M e⁻⁻ और अपॉन ईटा KT। तो हम क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ले लेंगे दोनों तरफ। तो देखो इधर क्या बन गया, ln IS, इधर ln K प्लस ln T की पावर M प्लस, क्योंकि हर चीज़ मल्टीप्लाई में जी तो प्लस में हो जाएगी लॉग में, तो ln e⁻⁻, तो ये ln E तो आपका चला जाएगा बिल्कुल, जो ये बिल्कुल आपका हट जाएगा। तो ln IS इक्वल टू ln K प्लस M बाहर आ जाएगा, ये इसकी पावर ये बाहर आ जाएगी, तो M इंटू ln T, और ये माइनस EG0 अपॉन ईटा KT आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो log ln I या ln X का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका 1/x, और इंटू आपका यही d XY आपका dt। अगर हम इसको t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये चीज़ है यहाँ पे समझना, ओके। इसी ln x को हम अगर t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे ln x है और इसको t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं कि इसी चीज़ को आप d/dt कर दो, तो इसका तो आप कर ही दो, वो चेन रूल लगता है, ओके। तो 1/x तो आ ही जाएगा, और आपका साथ में dxy dt भी आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे करेंगे, तो यही चीज़ हमने देखो यहाँ पे करी है कि ये जो ln IS है, जब इसका विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 1/IS तो बाहर दे दिया और d IS अपॉन dt अलग आ गया,
ln की कांस्टेंट है तो वो 0 हो गया डिफरेंशिएट होके, इसमें क्या बचा m अपॉन टी बच गया ये, क्योंकि ln t का 1 अपॉन टी आ गया विद रिस्पेक्ट टू t, और ये आपका इसमें भी t मौजूद है तो इसको भी देख लेंगे, ये आपका ऐसा हो जाएगा, ये सेम जो भी आपका टर्म है ये रहेगा और इसमें -1/t² मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको एक साथ कर लेंगे तो ये डी और अपॉन dt और ये अपॉन is है, ठीक है, इसको ऐसे अपॉन is करके लिखेंगे इजकल टू m/t प्लस EG0 अपॉन ईटा KT और इंटू टी। ओके, क्योंकि ये जो माइनस है ये माइनस और ये माइनस होके प्लस हो जाएंगे। ये इक्वेशन 2 आई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ओके, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ रिवर्स सैचुरेशन करंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर आपका ये रिलेशन दे रहा है। तो फॉर जर्मेनियम डायोड की अगर बात करें एट 300 केल्विन पे, तो जर्मेनियम के लिए हमें क्या क्या वैल्यू यूज़ करनी है, m को 2 लेना है, ईटा को 1 लेना है, Eg को इतना लेना है, ये सब हमें पता है। तो इसी स्टैंडर्ड उसमें हमने क्या करती है, देखो यहाँ पे m को लगा सकते हो, टेम्परेचर 300 लगा सकते हो, Eg0 लगा सकते हो, ईटा लगा सकते हो, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे यूज़ कर ली। ओके, और KT बाई Q, तो इस KT को आप क्या कर लो, ये लिख लो, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके लिख लो। तो इसको ये जो 26 मिली वोल्ट होता था इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके लिख लो, क्योंकि यहाँ पे Q मिसिंग है, इसलिए इसको आप वोल्ट की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके लिख लो। तो ये सारी वैल्यूज आप लगाओगे, आप सॉल्व करोगे तो ये आपको 0.10 आपका T पर डिग्री सेल्सियस आपको मिल जाएगा, या फिर इसको हम करेंगे 0.107, ये पूरा है, ये T नहीं है, ये 7 है, 0.107। ओके, और परसेंटेज में दिखेंगे इन परसेंटेज तो 10.7%, ये लगभग 10%। तो इतना चेंज रिवर्स सैचुरेशन करंट में आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ये जर्मेनियम डायोड के लिए था। सिमिलरली सिलिकॉन के लिए सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यूज रखेंगे, ठीक है, m की वैल्यू 1.5, ईटा की वैल्यू 2, Eg0 की वैल्यू 1.21, सारी वैल्यूज रख दो, सॉल्व करो तो 0.082 आ गया। तो सिलिकॉन के लिए यही वैल्यू आपकी 0.082 या फिर 8.2% आ गई पर डिग्री सेल्सियस। तो पर डिग्री सेल्सियस के संग रिवर्स सैचुरेशन करंट इतना परसेंट आपकी चेंज हो जाएगी। वो कितना है 10.7%, ये 8.2% है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इट इज़ ऑब्जर्व दैट, ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट IS गेट्स मल्टीप्लाइड बाई 1.07। तो प्रैक्टिकल अगर एप्लीकेशन की बात करें तो IS आपका हर 1 डिग्री राइज के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस राइज के लिए 1.07 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस का राइज करेंगे टेम्परेचर में तो IS 1.07 इंटू मतलब उसका 10 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसकी पावर 10, और ये क्या दे देगा 1.97, जो कि लगभग 2 के इक्वल है। तो हम ये कहेंगे कि हर 10 डिग्री टेम्परेचर राइज के लिए जो आपका IS रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो डबल हो जाएगी। ओके, डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये वाला, कि IS डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है किसका, IS का फॉर 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स। देखो एक टेम्परेचर T2 है और एक टेम्परेचर T1 है। अगर आपको T1 पता है तो आप T2 माइनस T1 इस तरीके से IS T2 इजकल टू IS T1 आपको पता होना चाहिए, और इंटू 2 की पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ओके, क्योंकि ये हमने पर 10 डिग्री राइज के लिए निकाला है 2 टाइम्स, तो इसीलिए 2 की पावर में इसको लगाया T2 माइनस T1 अपॉन 10, ठीक है। ये फॉर्मूला बाकी डेरिवेशन इसका भी होता है। तो IS T2 इजकल टू IS T1, और बाकायदा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर T2 माइनस T1 अपॉन 10। अब बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज ऑन टेम्परेचर। ओके, फॉरवर्ड वोल्टेज आपका क्या है, VA, सबको पता है। तो VA का डिपेंडेंस टेम्परेचर पे क्या है, तो अब फिर से वही, अब ये सारे डेरिवेशन कहाँ से आ रहे हैं, डायोड इक्वेशन से ही आ रहे हैं, डायोड या करंट इक्वेशन से। I इजकल टू IS e टू VA, ठीक है। अब हमें यहाँ पे VA पे ध्यान देना है, तो I इजकल टू IS e टू VA अपॉन ईटा VT, -1 की जगह इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके, इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट ही कर दो, तो -1 आपका चला गया, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया VA। अब इसमें क्या कर देंगे कि इसको अलग कर लेंगे, ठीक है, IS को उधर ले जाएंगे, ये क्या बन जाएगा I अपॉन IS, इस E को उधर ले जाएंगे, वो क्या बन जाएगा ln I अपॉन IS, और ईटा VT उसमें क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म दे देगा VA के फॉर्म में, कि VA इजकल टू ईटा VT और इंटू ln I अपॉन IS। तो VT को लिख देंगे KT/Q, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट। ओके, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो केवल KT के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको क्या लिख लो, KT के फॉर्म में लिख लो। ये देखो, केवल KT अगर लिखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ना कि वोल्ट होगा यूनिट, ये याद रखना। तो VA इजकल टू ईटा KT और ln I अपॉन IS। अब इसी VA को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू T, क्योंकि हम तो टेम्परेचर के संग देख रहे हैं क्या उसका रिलेशन होता है। तो जब ये कर देंगे तो यहाँ पे ईटा K और ये अकेला T मौजूद था। ओके, तो ये T आपका
डिफरेंशिएट होकर 1 हो जाएगा, तो ln I अपन IS, और प्लस इसमें एक बार और होगा तो वो चीज़ भी हमें देखनी पड़ेगी। तो ये प्लस ईटा KT और ln, और यहाँ पे ये जो ln I अपन IS है तो ये भी बाकायदा आपका अब डिफरेंशिएट होगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपन I अपन IS, और ये IS विद रिस्पेक्ट टू T हो जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा आपका DIS अपन DT अलग हो जाएगा, ये 1 अपॉन ये पूरा टर्म अलग हो जाएगा, क्योंकि ये ln x की तरह है मान लो। तो ln x को अगर आप d अपॉन dt कर रहे हो तो ये आपका दे देगा 1/x और dx/dt, ये चीज़ दे दी। प्लस इसके इसका जो कोफिशिएंट है वो भी देगा, तो ये -i अपन IS² भी आपको मिल जाएगा। तो इतनी वैल्यू मिल गई, ये i से i गया, ये IS से ये IS का स्क्वायर गया, तो यहाँ पे केवल IS बच जाएगा। तो ये जो ऊपर हमने देखा था कुछ उसी तरीके से बच गया, ठीक है। ये DIS अपॉन DT और ये डिवाइड बाई IS, तो यही चीज़ हमने सेम ऊपर देखी थी, ये बच गया। बाकी ये 1/t बच गया बाहर, और ईटा KT और ln I अपॉन IS आपका है ही। तो यहाँ पे हमने बच नहीं गया, ये T और T सप्लाई किया है इसमें ऊपर नीचे, ये हमने सप्लाई किया है, और इसमें तो ईटा KT है ही। मतलब हम क्या करेंगे, इस ईटा KT और इस ईटा KT को कॉमन ले लेंगे, इस चक्कर में हमने इसमें T सप्लाई किया है। ओके, तो ये ले लेंगे, तो ये देखो ये V अपॉन T बच गया, ये वाला टर्म जो है ये आपका V अपॉन T बच गया पहला, क्योंकि ये जो पूरा टर्म है ये VA के इक्वल ही है। ये जो 1 अपॉन T और सॉरी ये तो आपने अलग से लिया है, ये जो टर्म है ईटा KT ln I अपॉन IS ये आपका VA के इक्वल है। तो ये जो पूरा टर्म है ये तो यही आपने इधर V अपॉन T लिख दिया, इसको माइनस ईटा KT, और इसको आपने सॉल्व किया हुआ है वो कुछ इस तरीके से होता है m अपॉन T ये सब करके। तो इसको आप फिर से लिख दोगे, तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका dV अपॉन dt क्या हो जाएगा आपका, एक तो V/T हो जाएगा माइनस ईटा K इंटू m आ जाएगा, क्योंकि ये T से T चला जाएगा, और माइनस फिर आपका क्या दे देगा Eg0 अपॉन T, क्योंकि यहाँ पे ईटा ये K इसके ईटा K और ये सबसे कट जाएगा। तो Eg0 अपॉन T ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो इसको बस याद करना ही है, इसका डेरिवेशन देख लो, बाकी इसमें क्या क्या टर्म्स हैं वो याद करो। देखो पहला VA/T है, माइनस है, फिर माइनस है, 3 टर्म्स हैं, इसको तो आपको याद ही करना पड़ेगा। फिर क्या आता है कि फॉर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर की बात करें एंड बायस एज VA इक्वल टू 0.6 वोल्ट। तो सिलिकॉन को देख रहे हैं और एक वैल्यू है 0.6 वोल्ट पे, VA 0.6 वोल्ट पे उसको बायस किया है। तो इस वैल्यू पे अगर देखें तो dVA अपॉन dt आपका क्या आएगा, तो इसी ऊपर वाले जो ये हमने निकाला है dVA अपॉन dt, इसी में क्या करेंगे सारी वैल्यूज़ को रख देंगे। देखो VA ये रख दिया, टेम्परेचर ये रख दिया, ये ईटा रख दिया 2, ये K रख दिया, ये आपका M रख दिया 1.5, ओके, और अपॉन T और माइनस Eg0 रख दिया और T रख दिया। तो ये जो फॉर्मूले में इसमें सारी चीज़ मिली है यही हमने सारी रख दी है यहाँ पे। इस सॉल्व हो के करीब करीब आपको -2.3 और ये मिली वोल्ट में है, ठीक है, मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो आपका VA में टेम्परेचर के संग कितना चेंज होगा वो बताया है कि अगर पर डिग्री सेल्सियस पे आप देखना चाहोगे तो -2.3 वोल्ट का आपका चेंज आएगा, डिक्रीज हो जाएगा आपका VA। सो इन सिलिकॉन फॉर 1 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर VA डिक्रीजेज बाई 2.3 मिली वोल्ट, ठीक है, वही सेम चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद जर्मेनियम के लिए देखते हैं, उसको 0.2 वोल्ट पे सॉल्व करते हैं, ओके। तो 0.2 वोल्ट यहाँ पे ये अलग अलग वैल्यू ईटा M, ओके, अलग अलग वैल्यू, ये Eg0 की वैल्यू, ये सारी वैल्यू हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इसमें अलग अलग वैल्यूज़ को लिख रहे हो तो बीच वाले में यहाँ पे भी T इन्होंने, क्योंकि सॉल्यूशन जो कर रहे हैं वहाँ पे इन्होंने T लिया है बाकायदा, यहाँ पे ये T का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब यहाँ पे भी T आना चाहिए। चलो इसको देख लेंगे बाद में। और हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, सिलिकॉन के लिए कर रहे थे, ठीक है, सिलिकॉन के लिए कर लिया था। हर 1 डिग्री सेल्सियस राइज के लिए आपका 2.3 मिली वोल्ट हमारा वोल्टेज कम हो जाएगा, फॉरवर्ड वोल्टेज। जर्मेनियम के लिए देखेंगे तो वही आपका -2.1 मिली वोल्ट। तो ये हर 1 डिग्री राइज के लिए ये आपका कितना कम हो जाएगा, 2.1 मिली वोल्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा 1 डिग्री राइज के लिए। तो ये क्या क्या आ गया, 2.3 वोल्ट और 2.1 वोल्ट आ गया। अब जनरल वैल्यू अगर देखें, इन जनरल अगर देखें तो dV अपॉन dt क्या होगा, हर 1 डिग्री सेल्सियस राइज के लिए आपका -2.5 मिली वोल्ट आपका कम होगा। तो पहली बात तो ये माइनस है, माइनस डिनोट कर रहा है कि कम होगा, और दूसरी बात ये मिली वोल्ट में वैल्यू है, ये याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे।
ओके, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीजेज द बैरियर पोटेंशियल 5 आपका घट जाता है और उसकी वजह से ये जो वी गामा है ये भी आपका घट जाता है। ओके, तो ये आपका रिलेशन यहाँ पे बना के दिखाया है कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो 5 घट जाएगा और वी गामा भी आपका घट जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पे लेक्चर 23A पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे 23 पार्ट बी के अंदर, जिसमें हम नॉन आइडियल डायोड की IV कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे।